my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about rheumatic fever and rheumatic heart disease. So without wasting our time, let's start the video. So इधर हम मेनली डिस्कस करेंगे ये रोमैटिक फीवर क्या होता है, रोमैटिक हार्ट डिसीज़ क्या होता है, रोमैटिक फीवर का रोमैटिक हार्ट डिसीज़ के साथ क्या रिलेशन होता है। बेसिकली हम तीन कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का रिलेशन रोमैटिक फीवर के साथ क्या है और रोमैटिक फीवर का रिलेशन रोमैटिक हार्ट डिसीज़ के साथ क्या है, ये देखेंगे। देखते हैं। अब मान लो एक पेशेंट है, उसको सोर थ्रोट हुआ, इन्फेक्शन हुआ स्ट्रेप्टोकोकस का। वो भी हर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन रोमैटिक फीवर कॉज नहीं करता, वो स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है रोमैटिक फीवर कॉज करता है। वो स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया कौन सा है, वो हमारा बीटा हीमोलिटिकस होना चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकस होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, उसमें से भी कौन सा होना चाहिए, बीटा हीमोलिटिकस। अब हीमोलिटिकस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आरबीसी का हीमोलाइसिस कॉज करता है। इसके अलावा ये बिलोंग करना चाहिए कौन से ग्रुप से, तो लैंसफील्ड ग्रुप ए से। तो अब ये क्या है, तो बेसिकली एक लेडी थी रोबेका लैंसफील्ड, उसने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल एंड कार्बोहाइड्रेट इस स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हीमोलिटिकस को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया था। लैंसफील्ड ग्रुप ए, लैंसफील्ड ग्रुप बी, लैंसफील्ड ग्रुप सी, इस तरीके से। तो उसमें से भी कौन सा वाला, तो लैंसफील्ड ग्रुप ए। और उसमें से भी कौन सा वाला स्ट्रेन, रोमैटोजेनिक स्ट्रेन। तो ये याद रखना, हर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है रोमैटिक फीवर कॉज नहीं करता, स्पेसिफिक टाइप का करता है। तो कौन सा, तो इट शुड हैव बीटा हीमोलिटिकस। कौन से ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, तो लैंसफील्ड ग्रुप ए से। कौन सा स्ट्रेन, तो रोमैटोजेनिक स्ट्रेन। तो ये बात याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होना चाहिए कौन सा वाला स्ट्रेप्टोकोकस, तो बीटा हीमोलिटिकस। कौन सा ग्रुप, तो लैंसफील्ड ग्रुप ए। कौन सा स्ट्रेन, तो रोमैटोजेनिक स्ट्रेन। तो ये पेशेंट है, इसको इसी तरीके का सॉर थ्रोट हुआ, ठीक है, सॉर थ्रोट हुआ, इसी स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ, या टॉन्सिल्स में भी और इस फेरिंग्स में, ठीक है। अब क्या होगा, तो बेसिकली पहले क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हुआ, वो भी स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रेप्टोकोकल, बता दिया कौन सा, बीटा हीमोलिटिकस। कौन से ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, लैंसफील्ड ग्रुप ए। और कौन सा स्ट्रेन, तो रोमैटोजेनिक स्ट्रेन। तो इस तरीके का स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ इन द सॉर थ्रोट, और इस वजह से क्या हुआ, फेरेंजाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पर, और टॉन्सिलाइटिस होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया इज अटैक बाय द मैक्रोफेजेस, हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस है वो अटैक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बैक्टीरिया इज अटैक बाय मैक्रोफेजेस। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, ये जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करेंगे, वो मैक्रोफेजेस टेक अप द एंटीजन ऑफ द बैक्टीरिया एंड प्रेजेंट टू द इम्यून सिस्टम। वो बैक्टीरिया का एंटीजन लेंगे और प्रेजेंट करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम क्या होगा, फिर एक्टिवेट होगा और इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा। इम्यून रिस्पॉन्स दिखाने का मतलब एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा इनके अगेंस्ट। तो 97% जो पॉपुलेशन है उसमें जो ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, एंटीबॉडीज फॉर्म हुई हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इन बैक्टीरिया पर, इस स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया पर एक्ट करती हैं, इनको डिस्ट्रॉय करती है और एलिमिनेट कर देती हैं। बट हर चीज आइडियल नहीं होती। 2 to 3% अनफॉर्चुनेट पॉपुलेशन में क्या देखने को मिलता है, कि ये जो एंटीबॉडीज फॉर्म हुई हैं ये खुद की टिश्यू पर एक्ट करने लगती हैं, अटैक करती है खुद की बॉडी टिश्यू पर, अटैक ऑन टिश्यू। किसमें, 2 to 3% ऑफ अनफॉर्चुनेट पॉपुलेशन में ये चीज़ देखने को मिलती हैं। और ये कहाँ कहाँ अटैक कर सकती हैं, कार्डियक टिश्यू में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, स्किन पे। इस सब के बारे में डिटेल में देखेंगे कि किस किस पे क्या क्या एक्शन होता है।
स्किन पे एक्ट कर सकती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू पे और साइनोवियल जॉइंट्स पे। तो इन सब पर जो हमारी खुद ये जो एंटीबॉडीज़ इनके खिलाफ बनी हैं, ये खुद की बॉडी टिश्यू पर एक्ट करने लगती है 2 to 3% अनफॉर्चुनेट पीपल में, पॉपुलेशन में। और ये किस वजह से होता है? तो ये होता है मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से। अब मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या होती है? तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मिमिक्री का कहने का मतलब ये है कि ये जो एंटीजन्स होते हैं इन बैक्टीरिया के पास, तो सम ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन्स आर सिमिलर विद द और आइडेंटिकल विद द ह्यूमन एंटीजन्स। इस वजह से 2 to 3% ऑफ पॉपुलेशन में जो एंटीबॉडीज इन बैक्टीरियल एंटीजन के खिलाफ बनी थी, और इसी तरीके के इसी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया पास जो एंटीजन है, उसी तरीके के के जो एंटीजन्स हैं हमारे खुद के ह्यूमन टिश्यू में भी मौजूद होते हैं। उस सिमिलर उस जैसे दिखने वाले सिमिलर एंटीजन्स, और इस वजह से 2 to 3% ऑफ पॉपुलेशन में जो एंटीबॉडीज फॉर्म हुई है इन स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन्स के खिलाफ, वो एंटीबॉडीज कंफ्यूज हो जाती हैं और वो खुद की बॉडी टिश्यू पर भी एक्ट करने लगती हैं। वो कार्डियक टिश्यू पर एक्ट कर सकती हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट कर सकती हैं, वो स्किन पर एक्ट कर सकती हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू पर और साइनोवियल जॉइंट पर एक्ट करती हैं। और किस वजह से? तो इसी मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से। और ये बेसिकली ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री किस वजह से देखने को मिलता है? तो जो बेसिकली जो स्ट्रेप्टोकोकल एम प्रोटीन होता है ना, वो इम्यूनोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है ह्यूमन मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो जो कि हमारे मायोसिन, केरेटिन और एक्टिन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से जो 2 to 3% पॉपुलेशन है उनमें जो ये एंटीबॉडीज़ बनी इस स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन के खिलाफ, वो एंटीबॉडीज़ खुद की बॉडी टिश्यू पर भी अटैक करने लगती हैं। और इस वजह से बट 97% पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होता। 97% जो पॉपुलेशन है वहाँ पर तो जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो स्पेसिफिक होती है, वो बॉडी टिश्यू पर अटैक नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनको एलिमिनेट करती है। बट 2 to 3% अनफॉर्चुनेट पॉपुलेशन में ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुई हैं ये खुद की बॉडी टिश्यू पर अटैक करने लगती हैं। ठीक है, और जब ये ऐसा करेंगी तो क्या होगा? यहाँ पर इन टिश्यूज़ में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। एंटीबॉडीज़ अगर खुद की बॉडी टिश्यू पर अटैक करेंगी तो क्या होगा? तो इन्फ्लामेशन होगा। और ये जो इन्फ्लामेशन होगा, साथ में किस तरीके के सब्सटेंस रिलीज होंगे? पायरोजेनिक सब्सटेंस रिलीज होंगे। पायरोजेनिक सब्सटेंस रिलीज होने का मतलब जो फीवर कॉज करते हैं। तो इसी वजह से क्या होगा? फीवर भी होगा और पायरोजेनिक सब्सटेंस रिलीज होंगे, इन्फ्लामेशन होगा, और यही क्या कॉज करेगा? यही रोमैटिक फीवर कॉज करेगा। तो अगर मैं रोमैटिक फीवर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो रोमैटिक फीवर इज अ मल्टी सिस्टम। अब मल्टी सिस्टम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर कार्डियक टिश्यू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्किन, सबक्यूटेनियस, साइनोवियल जॉइंट, देख लो बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए रोमैटिक फीवर इज अ मल्टी सिस्टम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। अब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अभी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, सोर थ्रोट हुआ और कल जो है रोमैटिक फीवर हो गया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि जो एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, एंटीबॉडीज फॉर्म होने में समय लगता है, कुछ समय लगता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता तुरंत हो जाती है, कुछ समय बाद 2 to 3 वीक बाद ये रोमैटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के 1 to 2 वीक या 2 to 3 वीक बाद ये चीज़ देखने को मिलती है। 1 to 2 वीक बाद जो रोमैटिक फीवर है वो देखने को मिलता है। तो इट इज़ अ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, यानी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के 1 to 2 वीक बाद जो है ये जो हमारा रोमैटिक फीवर है ये देखने को मिलता है। तो इट इज़ अ मल्टी सिस्टम, क्योंकि कई सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल
का जो इन्फेक्शन है उसके 1 to 2 या फिर 2 to 3 वीक बाद ये रोमैटिक फीवर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए पोस्ट स्टेप्टोकोकल नॉन सेपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिसीज। अब नॉन सेपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिसीज क्यों? पहली बात इन्फ्लामेटरी क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन होगा, इसीलिए इन्फ्लामेटरी। नॉन सेपरेटिव मतलब पस का फॉर्मेशन नहीं होगा। पस का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा? पस का फॉर्मेशन तो तब होता ना अगर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कार्डियक नर्वस सिस्टम में होता और तब एंटीबॉडीज उनको मारने के लिए जाती। बट यहाँ पर कोई बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ फेरिंग्स में है, ठीक है, वहां पर है, यहां पर नहीं आया। यहां पर तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से एंटीबॉडीज, यहां पर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ स्ट्रेप्टोकोकस का, बट मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से एंटीबॉडीज कंफ्यूज हो गई और वो खुद की बॉडी टिश्यू पर एक्ट करने लग गई, उस वजह से जो है इन्फ्लामेशन हुआ है। तो यहां पर पस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो नॉन सेपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिसीज प्रिंसिपली अफेक्टिंग द हार्ट, कार्डियक टिश्यू इन्वॉल्व है ना, तो प्रिंसिपली अफेक्टिंग द हार्ट, जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो ये सब इन्वॉल्व है। तो यही हमारी पूरी डेफिनेशन है रोमैटिक फीवर की। तो ये चीज़ पता चल गई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का रिलेशन क्या है हमारा इस रोमैटिक फीवर के साथ, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक मैं आपको ये टाइम स्केल दिखाता हूँ। तो अगर हम इस टाइम स्केल की बात करें तो ये टाइम स्केल है हमारा, स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हुआ, स्ट्रेप्टोकोकल भी कौन सा स्पेसिफिक, कौन सा, तो इट शुड हैव बीटा हीमोलिटिकस, कौन से ग्रुप से, लैंसफील्ड ग्रुप ए, कौन सा स्ट्रेन, रोमैटोजेनिक स्ट्रेन, इसका अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो भी 97% में तो ये रोमैटिक फीवर देखने को नहीं मिलेगा, 97% पॉपुलेशन में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एंटीबॉडीज फॉर्म हुई हैं उनका एक्शन स्पेसिफिक होगा, वो इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट कर देंगे। बट 2 to 3% अनफॉर्चुनेट पॉपुलेशन में क्या देखने को मिलेगा, एंटीबॉडीज खुद की बॉडी टिश्यू पर एक्ट करेंगी और 2 to 3 वीक आफ्टर दिस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या देखने को मिलेगा, रोमैटिक फीवर देखने को मिलेगा। स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हुआ 2 to 3 वीक बाद क्या देखने को मिलेगा, रोमैटिक फीवर। फिर से होगा तो फिर से रोमैटिक फीवर देखने को मिलेगा, फिर से स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होगा तो फिर से रोमैटिक फीवर, तो 1 to 2 या फिर 2 to 3 वीक बाद जो है ये रोमैटिक फीवर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, पूरा इस रोमैटिक फीवर की डेफिनेशन यहाँ हमने देखी, और हमने ये पूरा का पूरा स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन कौन सा वाला करता है, कौन सा स्पेसिफिक टाइप का है, ये सब हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, अब हम इसके बारे में थोड़े बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, ये भी हम जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब वो बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से? पहला पॉइंट है द डिसीज अपीयर्स मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 5 to 15 years when the streptococcal infection is most frequent and intense. Both the sexes are affected equally, though some investigators have noted a slight female preponderance. The geographic distribution, incidence, and severity of rheumatic fever and rheumatic heart disease are generally related to frequency and severity of streptococcal pharyngeal infection. The disease is seen more commonly in poor socio-economic strata of the society living in the damp and overcrowded places. Its incidence has declined in developed countries as a result of improved living condition and early use of antibiotics in streptococcal infection. In India, rheumatic heart disease and rheumatic fever continue to be a major public health problem. और रोमैटिक फीवर की डेफिनेशन तो मैंने आपको समझाई दी, क्या थी? रोमैटिक फीवर इज अ मल्टी सिस्टम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सेपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिसीज principally affecting the heart, joint, central nervous system, skin, subcutaneous tissue, ठीक है।
द क्रोनिक स्टेज ऑफ रोमेटिक फीवर इन्वॉल्व्स ऑल द लेयर्स ऑफ हार्ट। अगर आपको ये बात पता होगी, हार्ट की हमारे पास क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं। पेरिकार्डियम होता है, मायोकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम होता है। अगर तीनों की तीनों लेयर इन्वॉल्व हैं, यानी कि रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस भी है, रोमैटिक मायोकार्डाइटिस भी है, रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस भी है, तो इसको हम बोलते हैं पैनकार्डाइटिस। तो यही लिखा है, द क्रोनिक स्टेज ऑफ रोमैटिक फीवर इन्वॉल्व्स ऑल द 3 लेयर्स ऑफ हार्ट, और इसको हम बोलते हैं पैनकार्डाइटिस, कॉजिंग मेजर कार्डियक सिक्वेले रेफर्ड टू एज रोमैटिक हार्ट डिसीज। अब ये सिक्वेले का मतलब क्या होता है, तो इस वर्ड का बेसिक मतलब होता है अ कंडीशन which is the consequence of a previous disease or injury is called sequelae। तो सिक्वेला क्या है, तो अ कंडीशन विच इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रीवियस डिसीज और इंजरी, उसे सिक्वेला बोलते हैं। द क्रोनिक स्टेज ऑफ रोमैटिक फीवर इन्वॉल्व्स ऑल द लेयर्स ऑफ हार्ट, जो कि क्या हमारा पैन कार्डाइटिस जिसे बोलेंगे, कॉजिंग मेजर कार्डियक सिक्वेले रेफर टू एज रोमैटिक हार्ट डिसीज। आगे चलते हैं, डिकेड्स अगो द। अब यहाँ पर एक और ये पॉइंट समझाने से पहले आपको अगर मैं एक और बात बताऊं, तो होता क्या है कि बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया, इस रोमैटिक फीवर के अंदर हमारे साइनोवियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ही रोमैटिक फीवर जाएगा, ये जो साइनोवियल जॉइंट में जो भी इन्फ्लामेशन या पॉलीआर्थराइटिस जो भी देखने को मिलेगा, ये जैसे रोमैटिक फीवर जाएगा, वापस से जो इन्फ्लामेशन है वो चला जाएगा, जो भी प्रॉब्लम हुई है कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जॉइंट्स इन्वॉल्व है तो उसका रोमैटिक फीवर जैसे ही ख़त्म होगा, पूरी तरीके से जॉइंट्स हील हो जाएंगे। ऐसे ही सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी नोड्यूल देखने को मिलेंगे, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। स्किन में एरिथीमा मार्जिनेटा मार्जिनेटम देखने को मिलेगा, वो भी कम्प्लीटली हील हो जाता है जैसे रोमैटिक फीवर ख़त्म होता है। ऐसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोरिया देखने को मिलेगा, ये भी बताऊंगा क्या होगा। ये भी चला जाता है जैसे रोमैटिक फीवर ख़त्म होता है। तो बेसिकली ये सब एक्यूट कंडीशन है। तो बेसिकली ये सब में जो जो भी दिक्कतें हैं, जैसे रोमैटिक फीवर ओवर होगा वैसे ही ये सारी जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाती है, कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। बट अगर रोमैटिक फीवर हार्ट तक पहुंच जाता है तो प्रॉब्लम बहुत मेजर हो जाती है। इसीलिए कुछ एक हमारे बहुत एक अच्छे क्लिनिशियन थे जिनका नाम था विलियम बोयड, उन्होंने एक बात कही थी, रोमैटिज्म लिक्स द जॉइंट बट बाइट्स द होल हार्ट। क्या बोली थी विलियम बोयड ने, एक बात बोली थी, क्या बोली थी, रोमैटिज्म लिक्स द जॉइंट बट बाइट्स द होल हार्ट। डॉक्टर नहीं घबराता अगर जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो गया है रोमैटिक फीवर की वजह से, डॉक्टर्स नहीं घबराते, बट पेरेंट्स वरीड होते हैं क्योंकि उनका जो बच्चा है उनको बहुत सीवियर पेन हो रहा होता है, इस वजह से पेरेंट्स घबराए होते हैं। बट डॉक्टर नहीं घबराते क्योंकि उन्हें पता है अगर जैसे ही इस स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जाएगा, रोमैटिक फीवर वापस रोमैटिक फीवर ख़त्म होगा, ये जॉइंट्स वापस से नॉर्मल हो जाएंगे, कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इसका नहीं होना, इसीलिए डॉक्टर नहीं घबराते। बट जब इसके ये रोमैटिक फीवर ये जब हमारा हार्ट तक पहुंच जाता है, एंटीबॉडीज़ जो इस स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ बनी थी वो हार्ट पर अटैक करने लगती हैं, तब डॉक्टर वरिड होते हैं। इसीलिए कुछ गुड एक हमारे अच्छे क्लिनिशियन थे, बहुत पहले उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। वो कौन थे, हमारे विलियम बॉयड। उन्होंने एक बात कही थी, वो बात क्या थी, रोमैटिज्म लिक्स द जॉइंट बट बाइट्स द होल हार्ट। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे हम चलते हैं, तो आगे क्या है, आगे हम देखेंगे इस रोमैटिक फीवर में इस रोमैटिक फीवर में हम क्या देखेंगे, रोमैटिक फीवर इज जनरली रिगार्डेड एज एन ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज जो बनी हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से खुद की बॉडी टिश्यू पर अटैक कर रही है ना, तो क्या है ये ऑटो इम्यून है। कैसा है, क्या है, ऑटो इम्यून। फोकल
autoimmune focal inflammatory disorder of connective tissue throughout the body। तो इसको हमने बेसिकली पढ़ने के लिए क्लासिफाई कर दिया है। एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन क्या क्या देखने को मिलेंगे रोमैटिक फीवर में, और कार्डियक लीजन क्या क्या देखने को मिलेंगे। कार्डियक लीजन यानी हार्ट, और हार्ट के अलावा यानी एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन। तो पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, कार्डियक लीजन देखेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन, तो वो देखते हैं। तो अगर मैं एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन की बात करूं, द पेशेंट ऑफ the syndrome of acute rheumatism develops the lesion in the connective tissue elsewhere in the body, chiefly the joint, subcutaneous tissue, arteries, brain, lung। क्या क्या इफेक्ट होता है अभी देखते हैं हम एक एक करके। तो पहले हम जॉइंट्स पे आते हैं, साइनोवियल जॉइंट पे। तो वहां पर देखने को मिलता है पॉलीअर्थराइटिस। पॉलीअर्थराइटिस क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये माइग्रेटरी नेचर होते हैं। मतलब एक जॉइंट में दिक्कत आई, उधर इन्फ्लामेशन हुआ, वहां पर पेन हुआ, बट कुछ समय बाद वहां पर ठीक हो जाएगा, फिर दूसरे जॉइंट पे फिर से स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगा, पेन होने लग जाएगा। तो ये माइग्रेटरी नेचर होता है, जॉइंट टू जॉइंट मूव करता है, इसीलिए ये करेक्टरिस्टिक होती है। एक वन ऑफ द मेजर कह सकते हैं, मेजर क्राइटेरिया होता है डायग्नोस करने का इस रोमैटिक फीवर को, ठीक है। तो ये बात याद रखना, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस देखने को मिलता है। तो देखते हैं, तो पहला क्या हमारा साइनोवियल जॉइंट, इधर साइनोवियल जॉइंट पे हमारी अटैक कर रही है ना। एंटीबॉडीज जो फॉर्म हुई हैं स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ, वो एंटीबॉडीज हमारी कहाँ, खुद की बॉडी टिश्यू पर एक्ट कर रही है। तो पहले हम देख रहे हैं साइनोवियल जॉइंट पे अटैक कर रही है, तो क्या हो रहा है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, पॉलीअर्थराइटिस। अब पॉलीअर्थराइटिस में क्या होता है वो देख रहे हैं, क्या होता है। तो एक्यूट एंड पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन of some of the joints, especially larger joint। ज्यादातर कौन से इंवॉल्व होते हैं, larger joints of limb is seen in about 90% of cases of rheumatic fever in adult and less often in children। as a pain and swelling subside in one joint, मान लो कि पहले हुआ नी जॉइंट में, वहां पर ठीक हो गया, सबसाइड हो गया, पेन एंड स्वेलिंग सबसाइड इन वन जॉइंट, बट फिर कहाँ, एंकल पे, एंकल जॉइंट पे फिर से वहां पर अब इन्फ्लामेशन और पेन होने लग गया। तो क्या है, एक तरीके से माइग्रेट कर रहा है। तो एज पेन एंड स्वेलिंग सबसाइड इन वन जॉइंट एंड अदर टेंड टू गेट इन्वॉल्व, प्रोड्यूसिंग द कैरेक्टरिस्टिक माइग्रेटरी पॉलीअर्थराइटिस इन्वॉल्विंग टू और मोर जॉइंट्स एट अ टाइम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तो एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व है तो पॉलीअर्थराइटिस, और कैसे हैं, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे जा रहे हैं, यानी माइग्रेटरी पॉलीअर्थराइटिस देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्या इन्वॉल्व होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या देखने को मिलता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो अब ये सबक्यूटेनियस नोड्यूल क्या होता है ये देखते हैं इस तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल ऑफ रोमैटिक फीवर ऑकर्स मोर ऑफन इन चिल्ड्रन देन इन अडल्ट, ठीक है। These nodules are small, 0.5 to 2 centimeter in diameter, spherical और ovoid and painless। ये कैसे होते हैं, small होते हैं, 0.5 to 2 centimeter in diameter, spherical और ovoid होंगे, और ये painless होते हैं। They are attached to deeper structures like tendons, ligaments। These are attached to deeper structures like tendons, ligament, fascia or periosteum, and therefore often remain unnoticed by the patient। पेशेंट को पता भी नहीं चलता क्योंकि पेन तो हो नहीं रहा, पेनलेस है। कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन, अब इसकी लोकेशन क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन होती है एक्सटेंसर सरफेसेस ऑफ रिस्ट, एल्बोज, एंकल्स और नीज, वहां पर ये सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। बट ये भी जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल और ये जो पॉलीअर्थराइटिस देखने को मिल रहा है, जैसे ही ये रोमैटिक फीवर ओवर होगा, जैसे ही ये रोमैटिक फीवर ख़त्म होगा, ये कंप्लीटली हील हो जाते हैं और इसका भी कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो ये एक्यूट होते हैं, कैसे होते हैं, एक्यूट होते हैं। अब आगे चलते हैं,
आगे क्या है हमारा तीसरा, हमें क्या देखने को मिलता है, हमें तीसरा देखने को मिलता है एरिथीमा मार्जिनेटम। तो स्किन में हमें देखने को मिलता है एरिथीमा मार्जिनेटम। अब मैं अभी आपको बताऊंगा ये एरिथीमा मार्जिनेटम क्या होता है। तो स्किन में स्पेसिफिकली कहाँ पर, ट्रंक पर, कहाँ पर, ट्रंक में देखने को मिलता है। और एरिथीमा मार्जिनेटम जो बोले, एरिथीमा मतलब रेड कलर, और मार्जिनेटम जो बोल रहे हैं ये भी अभी आपको समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा। होता क्या है, ये जो ट्रंक होता है वहां पर ही मेनली ये देखने को मिलता है एरिथीमा मार्जिनेटम। क्या होता है, पहले क्या होगा, एक स्मॉल रेड इन्फ्लेम्ड एरिया डेवलप होगा और फिर ये रैपिडली ग्रो होगा। और रैपिडली ग्रो होने के बाद इसका जो सेंट्रल वाला पोर्शन होगा ना वो हील हो जाएगा, और जो इन्फ्लामेशन है वो मूव करेगा कहाँ पर, मार्जिन्स में, वो मूव करने लगेगा मार्जिन्स में। और इसीलिए क्या बोल रहे हैं, मार्जिनेटम, एरिथीमा क्योंकि रेड कलर और इन्फ्लामेशन मूव कर रहा है मार्जिन की तरफ, तो इसीलिए बोला क्या, एरिथीमा मार्जिनेटम। तो एरिथीमा मार्जिनेटम क्या है, ये लीजन जो कि स्किन में देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, पहले एक स्मॉल रेड इन्फ्लेम्ड एरिया डेवलप होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, वो धीरे धीरे, वो रैपिडली ग्रो करता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, धीरे धीरे नहीं, रैपिडली ग्रो करता है, वो रैपिडली ग्रो करता है। और फिर उसका जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है वो हील हो जाता है, और जो इन्फ्लामेशन है वो मार्जिन्स की तरफ मूव करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथीमा मार्जिनेटम। एरिथीमा रेड कलर, मार्जिनेटम क्योंकि इन्फ्लामेशन मूव कर रहा है मार्जिन्स की तरफ। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से। दिस इज नॉन प्रोरेटिक एरिथेमेटस रैश इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ rheumatic fever. The lesions occurs mainly on the trunk and proximal part of the extremities. The erythematous area develops central clearing, बताया ना, सेंट्रल वाला पार्ट हील होने लगता है, and has a slight elevated red margin, बट जो मार्जिन्स हैं वो एलिवेटेड होते, तभी एरिथीमा मार्जिनेटम बोलते हैं। एंड द एरिथीमा इज ट्रांजिएंट एंड माइग्रेटरी। और इसमें भी गुड न्यूज़ ये है कि जैसे ही रोमेटिक फीवर ख़त्म होगा इसका भी कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये भी कंप्लीटली हील हो जाती है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तीसरा, चौथा क्या है, रोमैटिक आर्टराइटिस। अब रोमैटिक आर्टराइटिस क्या होता है, यानी अब आर्टरीज में इन्फ्लामेशन होगा, रोमैटिक फीवर। अब ये भी रोमैटिक फीवर में देखने को मिलता है। तो आर्टराइटिस इन रोमैटिक फीवर इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इन द कोरोनरी आर्टरीज एंड अरोटा बट ऑल्सो ऑकर्स इन आर्टरीज ऑफ वेरियस अदर ऑर्गन्स सच एज रीनल, मिजेंट्रिक, cerebral arteries, and the lesions in the coronaries are seen mainly in small intramyocardial branches। तो ये भी देख लिया हमने। पांचवा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका क्या एक्शन होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मेनली किस पे अटैक करता है, बेसल गैंग्लिया वगैरह पे। तो बेसल गैंग्लिया आपको पता होगा ये मोटोर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब बेसल गैंग्लिया पर अगर अटैक करेगी, अटैक किया हमारी एंटीबॉडीज़ ने, हम जो एंटीबॉडीज़ बनी थी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के खिलाफ, उस एंटीबॉडीज़ ने अब बेसल गैंग्लिया पे अटैक कर दिया, अपनी खुद की टिश्यू पे अटैक कर रही है। तो अब हम देख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक किया तो क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कहाँ पर, बेसल गैंग्लिया बेसिकली अगर अटैक किया तो क्या होगा। हमें पता है, पहले इसका फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। बेसल गैंग्लिया बेसिकली मोटोर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और वहाँ पर अटैक कर दिया तो क्या होगा, वहाँ पर अब अटैक किया तो एक कंडीशन देखने को मिलेगी जो कि फीमेल्स में ज़्यादा देखने को ये मिलती है, जिसे हम बोलते हैं कोरिया माइनर। अब कोरिया माइनर में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली इनवॉलेंट्री नॉन पर्पसलेस मूवमेंट ऑफ लिम्स चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोरिया माइनर। तो कोरिया माइनर क्या है, द कोरिया माइनर को हम एक और नाम इसका क्या है, सिंडेनम्स कोरिया या फिर सेंट वाइटस डेंस इज
a delayed manifestation of rheumatic fever as a result of involvement of central nervous system. The lesions are located in cerebral hemisphere, brain stem, and the basal ganglia. The condition is characterized by disorder and involuntary jerky movement of the trunk and extremities, accompanied by some degree of emotional instability. This condition occurs more often in younger age, particularly in girls. बताया मैंने ये ज़्यादातर गर्ल्स में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर डिसऑर्डर्ड इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट चालू हो जाते हैं लिम्स के, इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट्स लिम्स के चालू हो जाते हैं और ये नॉन पर्पसलेस ऐसी मूवमेंट हो रहे हैं लिम्स के। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है स्कोरिया माइनर में। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, सिर्फ गर्ल्स में, यंगर एज के गर्ल्स में ये कंडीशन ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो हमने ये कोरिया माइनर भी देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा इस एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन में हमारा लास्ट है, जो कि हमारा क्या है, रोमैटिक न्यूमोनाइटिस और प्लूराइटिस। अब रोमैटिक न्यूमोनाइटिस और प्लूराइटिस क्या होता है, यानी यहाँ लंग्स इन्वॉल्व हैं, बट लंग्स जो है रोमैटिक फीवर में बहुत रेयरली इन्वॉल्व होता है, ये बात आपको याद रखनी है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग्स एंड प्लूरा ऑकर्स रेयरली इन द रोमैटिक फीवर। द चेंजेस आर एडिमा, कैपिलरी हेमरेजेस, focal areas of fibrinous exudate in the alveoli. Ashop bodies are generally not found. अब एशॉप बॉडीज क्या होता है, अभी हम नीचे ये जो कार्डियक लीजन पढ़ेंगे ना, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एशॉप बॉडीज क्या होते हैं। कार्डियक लीजन में बेसिकली तो हम ये देखेंगे, एक एक लेयर के बारे में देखेंगे। पेरिकार्डाइटिस में मतलब पेरिकार्डियम में क्या होगा, एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन हुआ तो क्या होगा, और मायोकार्डियम का इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, ये सब देखेंगे। बट उससे पहले जब कार्डियक लीजन्स होते हैं तो वहाँ पर एक एशॉप बॉडी देखने को मिलती है, तो हमें पता होना चाहिए एशॉप बॉडी क्या होती है। तो ये जो एशॉप बॉडी है वो क्या होती है, हम इस कार्डियक लीजन में इसके बारे में डिटेल में हमने पूरा जो एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन है वो हमने देख लिया कहाँ कहाँ होता है। अब हम कार्डियक लीजन पे आ गए हैं, और कार्डियक लीजन में भी हम हार्ट की एक एक लेयर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले एशॉप बॉडी और एशॉप नोड्यूल के बारे में जानेंगे, इसके डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है ये जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एशॉप बॉडी सिंपली, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि एशॉप बॉडी होती क्या है, तो एशॉप बॉडी बेसिकली क्या है, वेरी स्मॉल पिन हेडेड इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी ग्रैनुलोमा क्या है, हमारी एशॉप बॉडी है। ठीक है, इतना इम्यून मेडिएटेड क्यों, क्योंकि हमारा जो इम्यून मेडिएटेड, क्योंकि जो एंटीबॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स है, एंटीबॉडीज फॉर्म वही अटैक कर रही है, उन्हीं की वजह से तो बन रही है, इसीलिए इट इज़ अ इम्यून मेडिएटेड। ठीक है, ग्रैनुलोमा, इन्फ्लामेटरी, स्मॉल पिन हेडेड, इसको क्या बोला हमने, एशॉप बॉडी बोला। अब इसकी डेवलपमेंट वगैरह देखेंगे डिटेल में। चलो चलते हैं हमारे इस कार्डियक लीजन की तरफ, तो देखते हैं एशॉप बॉडी और एशॉप नोड्यूल क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे। तो ये देखते हैं, तो एशॉप नोड्यूल, एशॉप बॉडीज़ की अगर हम बात करें, आर द स्फेरॉइडल और फ्यूजीफॉर्म, ये हम कार्डियक लीजन के अंदर देख रहे हैं, ये क्योंकि यहीं पर मेनली देखने को मिलता है। तो फ्यूजीफॉर्म डिस्टिंक्ट, और वो भी कहाँ देखने को मिलता है, अभी हम वो भी आगे देख लेंगे। फ्यूजीफॉर्म डिस्टिंक्ट टिनी स्ट्रक्चर 1 to 2 mm in size, occurring in the interstitium of heart in rheumatic fever and may be visible to the naked eye. देख सकते हो आप आसानी से इसे आंखों से। They are especially found in vicinity ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल। अब कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो स्मॉल ब्लड वेसल इन द मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, हार्ट की लेयर है, एंड ओकेशनली इन द पेरिकार्डियम, कई बार पेरिकार्डियम में भी देखने को मिलती है, बट बेसिकली मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम में देखने को मिलेगी, और समटाइम्स ये हमारी पेरिकार्डियम में भी देखने को मिल सकती हैं। और कहाँ देखने को मिलेगी, एडवेंटिशिया ऑफ द
प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अरोटा, वहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा लीजन सिमिलर टू एशॉफ नोड्यूल्स में बी फाउंड इन द एक्स्ट्रा कार्डियक टिश्यू, तो एक्स्ट्रा कार्डियक टिश्यू में भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके के इस जैसे दिखने वाले लीजन्स एक्स्ट्रा कार्डियक टिश्यू में भी देखने को मिलते हैं। तो एक्स्ट्रा कार्डियक में तो हमने पूरा बात करा, जॉइंट्स की बात करी हमने, जहाँ हमने पॉलीआर्थराइटिस देखा, स्किन में हमने देखा एरिथीमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस टिश्यू में सबक्यूटेनियस नोड्यूल देखा हमने, है ना, क्या होता है। इसके अलावा फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोरिया माइनर देखा, है ना, क्या होता है। इसके अलावा रोमैटिक न्यूमोनाइटिस, प्लूराइटिस, ये सब हमने एक्स्ट्रा कार्डियक टिश्यू में इसके बारे में पढ़ा है। और आर्ट्राइटिस के बारे में भी पढ़ा ना, तो ये सब हमने एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन में पढ़ा है। तो वहाँ पर भी इसी के जैसे सिमिलर दिखने वाले, शॉप नोड्यूल्स के जैसे दिखने वाले लीजन देखने को मिल सकते हैं एक्स्ट्रा कार्डियक टिश्यू में भी। बट अब तो हम, और मेनली बेसिकली ये जो शॉप बॉडी है हमें कार्डियक टिश्यू में देखने को मिलते हैं, वो भी मैंने बता दिए कहाँ कहाँ, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, और कई बार ये पेरिकार्डियम में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एडवेंटिशिया ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अरोटा में देखने को ये शॉप बॉडी देखने को मिलते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो ये स्फेरिकल होते हैं, है ना, स्फेरॉइडल फ्यूजिफॉर्म डिस्टिंक्टली स्ट्रक्चर होते हैं, 1 to 2 mm इन साइज होते हैं। आप इसे आसानी से नेक्ड आई से विजिबल होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो इस रोमेटिक फीवर में। और इसके अलावा अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इवोल्यूशन देखेंगे, अब ये कैसे डेवलप्ड होते हैं। इसके 3 स्टेजेस हैं, अर्ली है, इंटरमीडिएट है, लेट है, वो देखेंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ फुली डेवलप्ड एशॉप बॉडीज ऑकर्स थ्रू द 3 स्टेजेस, all of which may be found in the same heart at the different stages of development। तो अर्ली है ना, पहले अर्ली की बात करते हैं। तो अर्ली को हम एक्सूडेटिव और डीजनरेटिव स्टेज बोलते हैं। द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंजरी इन द हार्ट in the heart in rheumatic fever is apparent by about 4th week of illness. Initially there is edema of the connective tissue and increase in acid mucopolysaccharide in the ground substance. This result in separation of collagen fibers by accumulating ground substance, ठीक है। Eventually the collagen fibers are fragmented and disintegrated and the affected focus takes the appearance and staining characteristics of the fibrin, and this change is referred to as फिब्रिनॉइड डीजनरेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रिनॉइड डीजनरेशन। ये जो एशॉप बॉडी है ना, इसको एक बार मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। तो अगर अभी कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आया ना, तो अभी ध्यान से सुन लो, बाद में समझ में आ जाएंगी। तो मैं अभी इसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। तो पहले मैंने बात करी अर्ली स्टेज को एक्सूडेटिव या फिर डीजनरेटिव स्टेज बोलते हैं। द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंजरी इन द हार्ट इन द रोमेटिक फीवर इज अपरेंट बाय अबाउट 4th week of illness. Initially there is edema of the connective tissue and increase in acid mucopolysaccharide in the ground substance. This result in separation of collagen fibers by the accumulating ground substance. Eventually the collagen fibers are fragmented and disintegrated and the affected focus takes the appearance and staining characteristics of fibrin, and this change is referred to as fibrinoid degeneration। और इसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रिनॉइड डीजनरेशन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज की बात करते हैं, है ना। अर्ली देख ली, इंटरमीडिएट स्टेज को हम प्रोलिफरेटिव या फिर ग्रैनुलोमेटस स्टेज भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो भी देख लेंगे। इट इज दिस स्टेज ऑफ द एशॉप बॉडी विच इज पैथोग्नोमोनिक ऑफ rheumatic condition. This stage is apparent in 4th to 13th week of illness. The early stage of fibrinoid change is followed by, अब जो अर्ली स्टेज थी हमारी फिब्रिनॉइड चेंज की, उसके बाद क्या होगा, बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स that includes infiltration by lymphocytes, mostly T cells, plasma cells, a few neutrophils, a characteristic cardiac histocyte जिसे हम एनिट्सको सेल्स बोलते हैं। अब एनिट्सको सेल्स क्या होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो एनिट्सको सेल्स होते हैं ये लार्ज मैक्रोफेजिक सेल्स होते हैं
और इनके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो रिबन लाइक होता है, वो कैटरपिलर, इसका डायग्राम भी अभी मैं दिखाऊंगा, वहाँ समझ में आ जाएगा। तो इसका अपीयरेंस कैटरपिलर लाइक होता है, इसीलिए इस NH सेल्स को कैटरपिलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखने को मिलता है एट द मार्जिन ऑफ लीजन। तो क्या बताया, इन द अर्ली स्टेज ऑफ फिब्रिनॉइड चेंज इज फॉलोड बाय proliferation of cells that includes infiltration by lymphocytes, mostly T cells, plasma cells, a few neutrophils and the characteristic cardiac histocytes जो कि क्या है हमारे NH cells at the margin of the lesion, and this cardiac histocytes or NH cells are present in a small number in normal heart, but their number is increased in the Aschoff bodies, therefore they are not characteristic of rheumatic heart disease. There are large mononuclear cells having central round nucleus and contain moderate amount of एम्फोफिलिक साइटोप्लाज्म। अब मैं इन्हीं हिस्टोसाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें चल रही हैं। द न्यूक्लियाई, अब इनकी न्यूक्लियाई के बारे में, ये बेसिकली NH सेल्स कैसे होते हैं मैं बताया, मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है इनके पास। इसके अलावा द न्यूक्लियर आर वेसिकुलर एंड कंटेन प्रोमिनेंट सेंट्रल क्रोमेटिन, मैंने बताया ना इसके न्यूक्लियस के पास क्रोमेटिन होता है जो कि रिबन लाइक होता है। अभी इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोमिनेंट सेंट्रल क्रोमेटिन मास है विच इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, अपीयर्स सेरेटेड और कैटरपिलर लाइक, इसलिए कैटरपिलर सेल्स भी बोलते हैं इन कार्डियक हिस्टोसाइट्स या फिर इस NH सेल्स को। ठीक है, इसके अलावा वाइल द, अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें इस क्रोमेटिन मास के, तो इट अपीयर्स एज अ स्मॉल राउंडेड बॉडी इन द सेंटर ऑफ वेसिकुलर न्यूक्लियस जस्ट लाइक अ आउल्स आई। ठीक है, द सम ऑफ दीज मॉडिफाइड, अब जब ये कार्डियक हिस्टोसाइट्स मॉडिफाई होते हैं तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, ये भी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, बिकम्स मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स एंड कंटेन 1 to 4 न्यूक्लियाई एंड आर कॉल्ड एशॉफ सेल्स एंड आर पैथोग्नोमिक ऑफ रोमैटिक हार्ट डिसीज। अब चलते हैं लेट स्टेज या फिर हीलिंग या फिर फाइब्रस स्टेज की तरफ। The stage of healing by fibrosis of Aschoff nodules occurs in about 12 to 16 weeks after the illness. The nodule become oval or fusiform in shape. The nodule become oval or fusiform in shape. Fusiform in shape, और जो नोड्यूल हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो ओवल हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं, fusiform in shape about 200 micrometer wide and 600 micrometer long. The NH cells in the nodule become spindle shaped with diminished cytoplasm and nuclei stain solidly rather than showing vesicular character. These cells tends to be arranged in a palisaded manner. अब अगर हम आगे चलें, इसी हम लेट स्टेज की बात कर रहे हैं। With the passage of months and years, the Aschoff body become less cellular and collagenous tissue is increased. Eventually, it is replaced by a small fibro collagenous scar with little cellularity, frequently in perivascular location. तो ये पूरा हमने डेवलपमेंट देखा इस ये पूरा जो हमारा ये पूरा का पूरा जो था, ये पूरा का पूरा हमारा डेवलपमेंट था इसका क्या कहते हैं, ये जो एशॉफ बॉडी है इसका पूरा का पूरा हमने डेवलपमेंट देखा, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, तीनों स्टेज देखी, अर्ली देखी, इंटरमीडिएट देखी और लेट देखी। अब हम चलते हैं
रोमैटिक पैनकार्डाइटिस की तरफ। अब ये रोमैटिक पैनकार्डाइटिस मैंने बताया था, ऑल द 3 लेयर्स ऑफ हार्ट आर अफेक्टेड इन द रोमैटिक फीवर एंड द इंटेंसिटी ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इज वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रोमैटिक पैनकार्डाइटिस। अगर रोमैटिक मायोकार्डाइटिस, रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस, रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस तीनों की तीनों इन्वॉल्व है तो उसे बोलते हैं हम रोमैटिक पैनकार्डाइटिस। अब हम चलते हैं, अब हम एक एक करके एक एक की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस। रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस के बारे में 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये सब मैं आपको एक डायग्राम से भी समझाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा अभी आगे। तो रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस की अगर मैं बात करूं तो endocardial lesion in the rheumatic fever may involve in the valvular and mural endocardium causing rheumatic valvulitis, mural endocarditis respectively। रोमैटिक वाल्वुलाइटिस यानी जो वॉल्व्स हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, है ना। ये मिट्रल वाल्व, कितनी वॉल्व्स होती हैं? 4 वॉल्व्स होती हैं, बाइकस्पिड वाल्व होती हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व होती हैं, पल्मोनरी वाल्व होती हैं और अरोटिक वाल्व्स होती है। इन वाल्व्स का क्या होगा? इन वाल्व्स का रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस के केस में इन वाल्व्स का इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा और इनका इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा तो क्या होगा? ये वॉल्व्स डैमेज होंगी, ये क्योंकि इन्फ्लामेशन होगा, ये ओपन क्लोज होंगी, जिस वजह से जो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं जब ये क्लोज होती हैं तो उस वजह से क्या होगा, जो सरफेस है इनका वो डैमेज होने लग जाएगा और वो डैमेज होगा तो वो और इसका क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। ये एक्यूट नहीं, ये कोरोनिक इन नेचर होगी। तो रोमैटिक वाल्वुलाइटिस इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर कार्डियक मैनिफेस्टेशन इन द क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिसीज। मतलब अगर रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस, अगर एंडोकार्डियम इन्वॉल्व हुई, रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस हुआ और मेनली रोमैटिक तो क्या होगा, रोमैटिक वाल्वुलाइटिस होगा। और अगर रोमैटिक वाल्वुलाइटिस हुआ तो इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसीलिए ये क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिसीज का एक मेजर कार्डियक मैनिफेस्टेशन होता है, एक मेजर, ये चीफली रिस्पॉन्सिबल होता है रोमैटिक वाल्वुलाइटिस किसके लिए? क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिसीज के लिए, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं रोमैटिक मायोकार्डाइटिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी हमारी क्या है, 3 स्टेज है, अर्ली है, इंटरमीडिएट है, लेटर है। अर्ली स्टेज एक्यूट होती है। मायोकार्डियम स्पेशली ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सॉफ्ट एंड फ्लैबी। होता क्या है रोमैटिक मायोकार्डाइटिस में, जो मायोकार्डियम है वो क्या हो जाती है, वो सॉफ्ट और फ्लैबी हो जाती है। अब सॉफ्ट और फ्लैबी हो जाएगी तो क्या होगा, तो जो हार्ट है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हार्ट ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ब्लड ठीक से पंप नहीं कर पाएगा, कार्डियक आउटपुट घट जाएगा और इवेंचुअली कार्डियक फेलियर हो जाएगा। तो ये एक मेजर कॉज होता है रोमैटिक फीवर में। अगर रोमैटिक मायोकार्डाइटिस हो गया तो ये एक मेजर कॉज होता है डेथ का, क्योंकि कार्डियक फेलियर की वजह से। क्योंकि रोमैटिक मायोकार्डाइटिस में जो मायोकार्डियम है वो क्या हो जा रही है, वो सॉफ्ट और फ्लैबी हो जा रही है, जिस वजह से ये ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो कार्डियक आउटपुट घट जाएगा तो क्या होगा, कार्डियक फेलियर होगा। तो क्या होगा, कार्डियक फेलियर होगा। और कार्डियक फेलियर हुआ तो ये वन ऑफ द मेजर कॉज होता है किसका, डेथ का। ठीक है, तो रोमैटिक मायोकार्डाइटिस में जो बट अगर पेशेंट इसको झेल जाता है, ये जो कार्डियक फेलियर हुआ है इसको झेल जाता है, तो अगर रोमैटिक फीवर जो है ख़त्म होता है तब ये जो मायोकार्डाइटिस हुआ है ये पूरी तरह हील हो जाता है, इसके भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर पेशेंट इस कार्डियक फेलियर से बच जाता है और रोमैटिक फीवर ख़त्म हो जाता है, तो अगर मायोकार्डाइटिस भी, रोमैटिक मायोकार्डाइटिस, अगर मायोकार्डियम का भी जो ये भी जो सॉफ्ट और फ्लैबी हुआ है ये वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है ये एक्यूट होता है, ये एक्यूट होता है। बट ये एक्यूट तो होता है, बट अगर
ये सॉफ्ट और फ्लैबी हो जाता है तो कार्डियक फेलियर के कारण ज़्यादातर पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये बात याद रखनी है। तो रोमैटिक मायोकार्डाइटिस में अर्ली और एक्यूट स्टेज की बात करें, द मायोकार्डियम स्पेशली ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज सॉफ्ट एंड फ्लैबी, और ये एक्यूट इन नेचर होता है। इंटरमीडिएट स्टेज की अगर हम बात करें, द इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ मायोकार्डियम शो स्मॉल foci of necrosis. Later, tiny pale foci of Aschoff bodies may be visible throughout the myocardium. There is a infiltration by lymphocytes, plasma cells, some of the neutrophils surrounded by palisade of Anitschkow cells and multinucleated Aschoff cells. अब अगर हम मायोकार्डाइटिस की, रोमैटिक मायोकार्डाइटिस की बात कर ली, अब क्या देखेंगे, रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस। रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिकार्डियम commonly accompanies the rheumatic heart disease. The usual finding is fibrinous pericarditis. अब फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, तो जो पेरिकार्डियम है उसमें क्या है, हमारी पैराइटल पेरिकार्डियम होता है और विसरल पेरिकार्डियम होता है। पैराइटल और विसरल के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल सैक। तो पेरिकार्डियल सैक में फाइब्रिन का डिपोजिशन हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। इसको क्या बोलते हैं हम, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस क्या है, देयर इज अ एक्युमुलेशन ऑफ fibrin or deposition of fibrin in the pericardial sac is called fibrinous pericarditis. और क्या है, if the parietal pericardium is pulled off the visceral pericardium, the two separated surfaces are shaggy due to thick fibrin covering them. और क्या होता है, और इसका जो अपीयरेंस है वो किस तरीके का देखने को मिलता है, इज ऑफन लिंक्ड टू ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस दैट इज रिसेंबलिंग द बटर्ड सरफेस ऑफ टू स्लाइसेस इन अ सैंडविच व्हेन दे आर जेंटली पुल्ड अपार्ट। तो होता क्या है कि जब पैराइटल और जो विसरल लेयर है पेरिकार्डियम की, उसको जब हम सेपरेट करते हैं तो जो सरफेसिस हैं उसका जो अपीयरेंस वो शैगी टाइप की होती है, क्योंकि उनके बीच में क्या फाइब्रिन डिपॉजिट है। और इसका अपीयरेंस किस तरीके का है, इसको किससे हम इमेजिन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का अपीयरेंस होता है जैसे ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस होता है। जैसे कि दो स्लाइसिस हैं, उसके बीच में बटर है, अब उसको जब हम सेपरेट करते हैं तो जो बटर के जो स्पाइक्स हैं देखने को मिलेंगे ना सैंडविच के अंदर, उस तरीके का अपीयरेंस देखने को मिलेगा जब हम सेपरेट करेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम को विसरल पेरिकार्डियम से इन द केस ऑफ रोमैटिक पेरिकार्डियाइटिस। तो बेसिकली रोमैटिक कार्डियाइटिस में क्या देखा हमने, इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिकार्डियम कॉमनली accompanies रोमैटिक हार्ट डिसीज। द यूजुअल फाइंडिंग इज फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस. What is fibrinous pericarditis? The deposition of fibrin in the pericardial sac is called fibrinous pericarditis. If the parietal pericardium is pulled off from the visceral pericardium, the two separated surfaces are shaggy due to thick fibrin covering them. दोनों के बीच में fibrin है. This appearance is often linked to bread and butter appearance, that is resembling the buttered surface of two slices in a sandwich when they are gently pulled apart. अब पेनकार्डाइटिस मैंने बताया था क्या होता है, तो रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस, रोमैटिक मायोकार्डाइटिस और रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस तीनों क्या फॉर्म करते हैं, पेनकार्डाइटिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है क्या बोलते हैं उसे, रोमैटिक पेनकार्डाइटिस। अब इसे हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। तो यहाँ पर मान लो बेसिकली यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये मान लो पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर ये बाहर में क्या है, ये है पूरा हमारा, ये पूरा है हमारा पेरिकार्डियम, ये क्या है मायोकार्डियम, और ये अंदर जो है ये क्या है एंडोकार्डियम। तो एक एक करके देखते हैं। तो रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस
कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पेरिकार्डियल सैक में फाइब्रिन का डिपोजिशन हो रहा है और इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका अपीयरेंस कुछ उसी तरीके का दिखता है। दूसरा क्या है, ये हमारा रोमैटिक मायोकार्डाइटिस। रोमैटिक मायोकार्डाइटिस में बताया था क्या हो जाता है, फ्लैबीज और सॉफ्ट हो जाता है। इस वजह से क्या हो सकता है, सर्कुलेटरी कार्डियक फेलियर, और ये वन ऑफ द मेजर कॉज होता है। बट ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल या जो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल ये जो हमारा सॉफ्ट और फ्लैबी हुआ है, ये हमारा वापस से नॉर्मल हो जाता है अगर रोमैटिक फीवर ठीक हो जाए तो, और पेशेंट इस सर्कुलेटरी कार्डियक फेलियर से बच जाए तो ये बात भी याद रखनी है। बट ये डेथ कॉज कर सकता है रोमैटिक मायोकार्डाइटिस, क्योंकि इसके अंदर जो मायोकार्डियम है वो सॉफ्ट और फ्लैबी हो जाती है, इस वजह से कार्डियक आउटपुट घट जाता है और सर्कुलेटरी कार्डियक फेलियर हो जाता है। और यहाँ पर एक छोटे छोटे स्मॉल पिन हेडेड इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी ग्रैनुलोमा देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिल रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, एशॉफ बॉडी। और अगर इस एशॉफ बॉडी को हम स्लाइड पे देखें तो क्या क्या देखने को मिलेगा, स्वेलन कोलेजन देखने को मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे, प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे, और बड़े बड़े लार्ज मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे। और ये जो लार्ज मैक्रोफेजेस हैं उसमें ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है ना, इसको अगर मैं यहाँ दिखाऊं, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटीन जो हैं रिबन लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। और ये जो रिबन लाइक है इसका अपीयरेंस कैसा होता है, कैटरपिलर लाइक होता है। तो इसीलिए ये जो लार्ज मैक्रोफेज सेल्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनिट्सको सेल्स बोलते हैं, और इनको हम कैटरपिलर सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटीन है वो रिबन लाइक देखने को मिलता है। ये कैटरपिलर लाइक अपीयरेंस एक तरीके से देता है। और यही एनएचको सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाई होके ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एशॉफ जियांट सेल्स। क्या बोलते हैं, एशॉफ जियांट सेल्स। अब अगर मैं अब दो चीज़ें हैं, एक है क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिसीज और एक है एक्यूट रोमैटिक हार्ट डिसीज। बट ये भी देखने से पहले रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस में मैंने बताया था, इसमें मेजरली ये अगर ये जो वॉल्स होती हैं, ये जो वॉल्स होती हैं इनका अगर इन्फ्लामेशन, ये रोमैटिक वाल्वलाइटिस हो जाता है तो ये वन ऑफ द मेजर कॉज होता है क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिसीज के। इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि मैंने बताया पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन हुआ, वो भी रोमैटिक फीवर जैसे ही खत्म होगा वापस से नॉर्मल हो जाते हैं, पेरिकार्डियम वापस से नॉर्मल हो जाएगा। मायोकार्डियम भी वापस फ्लैबी हुआ था वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, बट अगर पेशेंट सर्कुलेटरी कार्डियक फेलियर से बच गया तो और रोमैटिक फीवर जैसे खत्म होगा, मायोकार्डियम के भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि तो बेसिकली अगर मैं बात करूं रोमैटिक मायोकार्डियम में या तो पेशेंट मर जाएगा या तो बचेगा, तो कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बट रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस की अगर मैं बात करूं उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो अगर मैं एक और बात बताऊं तो रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस जैसे रोमैटिक फीवर खत्म होगा तो जो पेरिकार्डियम है वो वापस से इन्फ्लामेशन चला जाएगा, वापस से पेरिकार्डियम नॉर्मल हो जाएगी, कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। रोमैटिक मायोकार्डाइटिस हुआ, वहां पर या तो पेशेंट मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू सर्कुलेटरी कार्डियक फेलियर, अगर बचा रोमैटिक फीवर जैसे ही खत्म होगा वापस से मायोकार्डियम नॉर्मल हो जाएगा, कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन उसके भी नहीं होंगे। तो उसमें या तो पेशेंट मर जाएगा या तो बच जाएगा। बट अगर रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस हुआ और मेनली उसमें भी रोमैटिक वाल्वलाइटिस होगा, और रोमैटिक वाल्वलाइटिस यानी वॉल्स जो हैं हमारे एरोटिक वॉल्स, पल्मोनरी वॉल्स, मिट्रल वॉल्स और हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्स, इनका इन्फ्लामेशन हुआ
तो इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ये वन ऑफ द मेजर कॉज होता है क्रोनिक क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिसीज का। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो एक तो हमारा एक्यूट रोमैटिक हार्ट डिसीज है, तो उसमें रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस, रोमैटिक मायोकार्डाइटिस, रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस है। ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम स्केल है। यहाँ पर हुआ स्टेप्टोकोकल का इन्फेक्शन, यहाँ पर हुआ रोमैटिक फीवर। तो रोमैटिक फीवर जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, जॉइंट्स भी नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे ही रोमैटिक फीवर ख़त्म हुआ जॉइंट्स भी नॉर्मल हो जाएंगे, स्किन भी नॉर्मल हो जाएंगी, सबक्यूटेनियस नोड्यूल भी नॉर्मल हो जाएंगे, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर भी जो लीजन है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। पेरिकार्डियम हार्ट में की अगर हम बात करें तो जैसे ही रोमैटिक फीवर ख़त्म होगा पेरिकार्डियम भी नॉर्मल हो जाएगी। मायोकार्डियम के केस में या तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, या तो अगर बच गया तो कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन उसका भी नहीं है, वो भी यानी एक्यूटी नेचर का होता है, ठीक है, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। बट जैसे अगर रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस हुआ और मेनली रोमैटिक वाल्वलाइटिस हुआ, यानी वॉल्स का इन्फ्लामेशन हुआ, तो क्या होगा, वॉल्स का इन्फ्लामेशन हुआ तो वो पूरी, जैसे रोमैटिक फीवर ख़त्म होगा वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ डैमेज रह जाएगा। ऐसी फिर जब दोबारा स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होगा, दोबारा रोमैटिक फीवर होगा, बाकी सब दोबारा ठीक हो जाएंगे। बट जो रोमैटिक वाल्वलाइटिस की वजह से जो वॉल्स का डैमेज है वो और बढ़ जाएगा। अगली बार स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होगा, इस वॉल्स का डैमेज और बढ़ जाएगा, और इसीलिए रोमैटिक वाल्वलाइटिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिसीज। तो ये बात आपको याद रखनी है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जो रोमैटिक वाल्वलाइटिस होता है वो वन ऑफ द मेजर कॉज होता है क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिसीज का, और वो एक्यूमुलेटिव इन नेचर होता है। जैसे जैसे बार बार जैसे जैसे बार बार स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होगा, ये जो वॉल्स का डैमेज है वो बढ़ता जाएगा, एक्यूमुलेटिव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एट द एंड पेशेंट की डेथ हो जाएगी अगर ऐसा बार बार होता रहा। क्योंकि उस वजह से क्या होंगे, वॉल्वुलर डिसीज होंगे, वॉल्वुलर स्टेनोसिस हो सकता है, रीगर्जिटेशन हो सकता है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं, अभी हमने ये पूरा कार्डियक लीजन देख लिया, एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन देख लिया, अब हम चलते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ। तो अगर मैं इसके डायग्नोसिस की बात करूँ रोमैटिक फीवर की, हमने स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन देखा, उसका रिलेशन रोमैटिक फीवर के साथ, रोमैटिक फीवर रोमैटिक हार्ट डिसीज पूरा हमने देख लिया है। अब हम इसके डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। तो डायग्नोसिस में कुछ मेजर क्राइटेरिया हैं, कुछ माइनर क्राइटेरिया है, और कुछ सपोर्टिव एविडेंसेस हैं ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन प्रीसीडिंग 45 डेज। तो ये कुछ सपोर्टिव एविडेंस, माइनर क्राइटेरिया और कुछ मेजर क्राइटेरिया एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो पहले अगर मैं मेजर क्राइटेरिया की बात करूं तो मेजर क्राइटेरिया में कार्डाइटिस आता है, ठीक है, वही पैनकार्डाइटिस मतलब पेरिकार्डियम का हो रहा है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इसके अलावा पॉलीअर्थराइटिस है ना, बताया था, ये भी जॉइंट्स में साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है, तो वो भी एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये पॉलीअर्थराइटिस, ये वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया है। कोरिया भी वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया है जो कि मेनली फीमेल्स में देखने को मिलता है, जिसे सिंडेनम्स कोरिया या फिर सेंट वाइटिस डेंस भी बोलते हैं। एरिथीमा मार्जिनेटम बताया था क्या होता है, तो ये भी वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल भी वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया है डायग्नोस करने के लिए रोमैटिक फीवर को। माइनर क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो फीवर, पॉलीआर्थेल्जिया, अगर मैं पॉलीआर्थराइटिस और पॉलीआर्थेल्जिया की बात करूं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आर्थराइटिस और आर्थेल्जिया में डिफरेंस ये होता है, आर्थराइटिस में पेन होता है जॉइंट्स में और इन्फ्लामेशन भी होता है, वहीं जो आर्थेल्जिया है वहाँ पर जॉइंट्स में पेन तो होगा बट इन्फ्लामेशन नहीं होगा। तो
तो कहने का मतलब ये है, अगर इन्फ्लामेशन और पेन दोनों देखने को मिल रहे हैं जॉइंट्स में, तो वो क्या है, हमारा आर्थराइटिस है। वहीं आर्थेल्जिया क्या है, अगर सिर्फ पेन है जॉइंट में बट इन्फ्लामेशन नहीं है, तो वो क्या है, आर्थेल्जिया है। तो ये बात याद रखना, पॉली आर्थराइटिस इज अ मेजर क्राइटेरिया टू डायग्नोस rheumatic fever and polyarthalgia is one of the minor criteria to diagnose rheumatic fever। ये बात याद रखनी है। तो पॉली आर्थेल्जिया और पॉली आर्थराइटिस मैंने बता दिया। आर्थराइटिस, पॉली क्यों बोल रहे, एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व है। और आर्थराइटिस का मतलब क्या है, बता दिया, इन्फ्लामेशन और पेन दोनों हो रहा है। और आर्थेल्जिया क्या है, पेन हो रहा है बट इन्फ्लामेशन नहीं है, तो वो क्या है, आर्थेल्जिया है। तो ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्थेल्जिया के अंदर स्वेलिंग नहीं होती, बस पेन होता है जॉइंट्स में, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, और ये वन ऑफ द माइनर क्राइटेरिया है, ठीक है। और फीवर भी माइनर क्राइटेरिया, क्योंकि फीवर तो बहुत सारी डिसीज में होता है, तो इसके अंदर भी फीवर होता है क्योंकि पायरोजेनिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं। तो ये भी इसके अंदर क्या, ये क्या होगा, हमारा एक माइनर क्राइटेरिया होगा। इसके अलावा पॉली आर्थेल्जिया भी हमारा माइनर क्राइटेरिया होगा। और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रोमैटिक फीवर, ये भी माइनर क्राइटेरिया होगा। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में एलिवेटेड ECR है, ESR है, रेज्ड C रिएक्टिव प्रोटीन है, और ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये सब क्या है, लेबोरेटरी फाइंडिंग, ये सब जो लेबोरेटरी फाइंडिंग में आपको, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आपको मिलेंगी, ये क्या है, माइनर क्राइटेरिया टू डायग्नोज द रोमैटिक फीवर। इसके अलावा ECG फाइंडिंग्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, अगर प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल देखने को मिल रहा है, ये भी वन ऑफ द माइनर क्राइटेरिया है टू डायग्नोज द रोमैटिक फीवर। अब कुछ सपोर्टिव एविडेंस हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला क्या है, पॉजिटिव थ्रॉट कल्चर फॉर ग्रुप A स्टेप्टोकोकाई, रेज्ड टाइट्रेस ऑफ स्टेप्टोकोकल एंटीबॉडीज। अब उसमें से भी वो कौन कौन सी एंटीबॉडीज, तो एंटी स्टेप्टोलाइसिन ONS, एंटी स्टेप्टोकाइनेस, एंटी स्टेप्टो हाइलोरुनिडेज और एंटी DNase B। तो अगर ये सब देखने को मिल रहा है, यानी इन्फेक्शन हुआ होगा इस वाले का। तो ये भी कुछ सपोर्टिव एविडेंस है इन द प्रोसीडिंग 45 डेज, जो कि रोमैटिक फीवर को डायग्नोस करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ रोमैटिक फीवर एंड रोमैटिक हार्ट डिसीज is made in case with antecedent laboratory evidence of streptococcal throat infection in the presence of any two of the major criteria or occurrence of one of the major and two minor criteria। तो बेसिकली क्या है, अगर हम क्लिनिकल डायग्नोस कर रहे हैं रोमैटिक फीवर एंड रोमैटिक हार्ट डिसीज का, तो उस केस में क्या होना चाहिए, विद एंटीसीडेंट लेबोरेटरी एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी टू ऑफ द मेजर, कम से कम 2 मेजर क्राइटेरिया प्रेजेंट होने चाहिए, और ऑकरेंस ऑफ 1 मेजर क्राइटेरिया और 2 माइनर क्राइटेरिया। तो या तो 2 मेजर क्राइटेरिया हो, है ना, या फिर 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया हो, तब हम डायग्नोस कर सकते हैं कि रोमैटिक फीवर एंड रोमैटिक हार्ट डिसीज का केस है। और ये बात याद रखनी है, कभी भी हमें रोमैटिक फीवर को ना ही ज़्यादा ओवर डायग्नोस करना है, ना ही अंडर डायग्नोस करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि लाइफ टाइम तक इसके अंदर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबॉडीज़ देनी पड़ती हैं। अगर आपने पेशेंट को गलत डायग्नोस कर दिया और रोमैटिक फीवर उसको डायग्नोस कर दिया, तो उसको बेकार में एंटीबायोटिक्स पूरी ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए कभी भी ओवर डायग्नोस भी नहीं करना है और अंडर डायग्नोस भी नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हार्ट तक पहुंच गया तो ये डेथ तक कॉज कर सकता है। तो ये बात याद रखनी है, रोमैटिक फीवर को ना ओवर डायग्नोस करना है, ना अंडर डायग्नोस करना है। तो उसके लिए मैंने बताया कि पहली बात, लेबोरेटरी एविडेंस होना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन का, ठीक है। उसके साथ साथ
कम से कम 2 मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए, या फिर 1 मेजर हो और 2 माइनर क्राइटेरिया हैं मौजूद। ये जो अभी मैंने बताए थे ना, ये मेजर और माइनर क्राइटेरिया, इनमें से कोई भी दो या तो 2 मेजर क्राइटेरिया हो, या फिर अगर 1 मेजर है तो कम से कम 2 माइनर क्राइटेरिया हो, तो आप क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हो कि ये रोमैटिक फीवर और रोमैटिक हार्ट डिसीज का केस है। द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन रोमैटिक हार्ट डिसीज आर कार्डियक फेलियर, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और एम्बोलिज्म। तो ये मेजर कॉज होते हैं डेथ के इन द रोमैटिक हार्ट डिसीज। तो इसी के साथ ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था हमारा रोमैटिक फीवर एंड रोमैटिक हार्ट डिसीज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।